हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 19। इससे पहले हमने 18 तक कंप्लीट कर लिया था। पिछला लेक्चर ज़रूर से देखें ताकि आप एक सीक्वेंस में इसको कवर अप कर सकें। चलिए जी, तो हमने स्टार्ट कर दिया है अपना पार्ट नंबर 3, दैट इज़ अबाउट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक सारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 19 की। तो ये जो आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे क्लॉज लगे हुए हैं। इवन सब क्लॉज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लॉज और सब क्लॉज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। बात करते हैं डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 19 की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो रिसेंटली आपने रणवीर अलाहाबादिया वाला केस भी सुना होगा, तो उसमें क्वेश्चन उठा था हमारे आर्टिकल नंबर 19 में ही। यहाँ पे जो लिखा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो इन्हीं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर वो सारा केस चला। उनके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे जस्ट आर्टिकल नंबर 19। तो सबसे पहले तो इसका क्लॉज 1 आता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 तो डिफाइन करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर क्लॉज 1 जो है वो सिर्फ बात करता है राइट टू एक्सप्रेस। ठीक है, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपके पास ये राइट है। आप चाहते हो कि मुझे अपना झंडा फॉल करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई अपनी बात आगे रखनी है, आप रख सकते हो। तो दैट इज़ एज पर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1। फिर आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और इसका सब क्लॉज है, यानी कि जो क्लॉज 2 है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक में तो वही लिख दी दोबारा से, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सब क्लॉज बी के अंदर लिख दिया कि आप असेंबल हो सकते हो एक जगह पे, पर आपके पास एम्यूनिशन नहीं होने चाहिए, वेपन नहीं होना चाहिए, गन वगैरह नहीं होने चाहिए। उस केस में आप असेंबल हो सकते हो। तो ये लिखा है हमारे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के अंदर। फिर आता है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी। तो इसमें बात करी गई है कि आप एसोसिएशंस बना सकते हो। अब आप असेंबल तो हुए, उसके बाद आप चाहते हो कि कोई एसोसिएशन बनानी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो वो भी आपको अलाउड है। अलॉन्ग विद दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी यहाँ पे अलाउड है। जैसे मैं अगर अमूल का एग्जाम्पल लूँ, सुधा डेयरीज, ठीक है, लिज्जत पापड़, ये सारी क्या थी? ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही तो थी। लोगों ने खुद ही शुरू करा और बाद में जाके इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला प्रोविज़न था, ये हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत ऐड करा था। तो 2011 के अंदर जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने ऐड करी, तो उसी के तहत हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोविज़न ऐड किया। अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों याद रखना है? जस्ट बिकॉज जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, हर साल ईयर का नाम रखता है। जैसे 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने रखा था। ठीक है जी, जो मिलेट्स होते हैं आपके, उसके नाम पे रख दिया था। इंडिया में हम प्रमोट कर रहे थे, तो हमने ही सजेस्ट करा था कि जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होना चाहिए। इसी के बेसिस पे यूएनजी ने 2023 को रख दिया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रागी का आटा जो होता है उसी के नाम पे। 2024 में कैमलिड्स के ऊपर रख दिया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। अल्पाका वगैरह इसमें आते हैं। वैसे ही 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज कर रहा है, ग्लेशियर बहुत स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं। इसी वजह से इस साल का जो इंटरनेशनल ईयर है 2025 का, उसको हमने ग्लेशियर के ऊपर रखा। बट अलॉन्ग विद दिस इसमें एक और वर्ड है, दैट इज़ क्वांटम टेक। क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में आप सुनते रहते हो, तो एक वो भी इसमें ऐड करा गया है। और इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे भी फोकस किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2025 को ही हमने बोला हुआ है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के तहत हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐड करा था। इवन 2025 का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोविज़न ऐड करते हैं। तो ये तो हो गया अपना 19 क्लॉज 2, उसके सब क्लॉज ए बी सी। अब आता है 19 क्लॉज 3। एक और डेफिनेशन है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो। पहले जस्ट बोला कि एसोसिएशन बनानी है, फिर याद आई कि ओह रूल्स भी तो मेंशन करने थे, रेगुलेशन भी तो मेंशन करनी थी। पूरे नियम कानून के साथ अपने एसोसिएशन को स्टार्ट करोगे। और जब भी आप एसोसिएशन बनाओगे तो आपका आर्टिकल नंबर 13 वायलेट नहीं होना चाहिए। याद करो, आर्टिकल नंबर 12 में क्या किया था हमने? स्टेट को डिफाइन किया था और साथ में फंडामेंटल राइट को डिफाइन किया था। आर्टिकल 13 में हमने क्या बोला था कि कोई भी स्टेट, कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई ऐसा लॉ, ऐसा रेगुलेशन बना रहा है, अब जैसे ये एसोसिएशन है, ये तो प्राइवेट भी हो सकती है, तो इस केस में जो आर्टिकल नंबर
13 है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। जब ये 19 क्लॉज 3 के तहत कोई भी एसोसिएशन बनेगी तो उस केस में आर्टिकल नंबर 13 वायलेट नहीं होना चाहिए। कौन रिव्यू करेगा? तो जुडिशरी करेगी, जुडिशियल रिव्यू होगा कि वायलेशन हुई है फंडामेंटल राइट्स की या नहीं हुई है। तो अगर आर्टिकल 13 वायलेट नहीं हुआ तो बाकी के फंडामेंटल राइट्स तो वैसे ही सेफ होंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट फंडामेंटल राइट ना वायलेट हो, तो इसलिए आर्टिकल नंबर 13 के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनको चेक करा जाता है कि जब ये आर्टिकल 19 क्लॉज 3 के अंदर एसोसिएशन बनी तो क्या आर्टिकल नंबर 13 का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, तो वो चेक करा जाता है। अब आता है 19 क्लॉज 4। अब यहाँ पे बोला कि एनी वन कैन रोम फ्रीली इन इंडिया विदाउट परमिशन। अब जैसे मान लो आप अगर हिमाचल प्रदेश के हो तो आप दिल्ली भी जा सकते हो, आप चंडीगढ़ भी आ सकते हो, आप गोवा भी जा सकते हो, पुडुचेरी भी जा सकते हो, केरला जा सकते हो, महाराष्ट्र जा सकते हो। आपको थोड़ी यहाँ पे वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, यू कैन ट्रेवल एवरीवेयर। तो इस केस में विदाउट परमिशन कहाँ भी हमें ये प्रोविज़न ऐड हुआ है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 4 के अंदर एडिड है कि हम फ्रीली घूम सकते हैं। यहाँ पे हमें वीज़ा पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया के अंदर की बात करी गई है यहाँ पे। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 5। इसमें बोला कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो। तो इंडीड आप आजकल रेंट देखिए, हर स्टेट के अंदर आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से हर कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है और वहाँ पे रहना भी शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमाचल प्रदेश से हैं तो हम दिल्ली में भी रह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी आपको सिटीज़नशिप का प्रोविज़न है, क्योंकि इंडिया में तो सिंगल सिटीज़नशिप है, डबल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो उस केस में जो 19 क्लॉज 5 है उसमें बोला कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो। वैसे ही आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 6। क्लॉज 6 में क्या बोला? राइट टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे पहले एक प्रोविज़न हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, पर अब 1950 में तो इतना ज़्यादा नहीं सोचा था हमने कि प्रॉपर्टी वाला इशू भी आ सकता है। अब कई बार सड़क निकलनी होती थी पर बीच में घर आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार को बड़ी दिक्कत आती थी, अब कैसे निकालें यहाँ से सड़क, क्योंकि ये घर तो डिमोलिश करना पड़ेगा तभी आप सड़क निकाल सकते हो। तो फिर बाद में जाके एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी गई 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम पे, और इन्होंने बोला कि जो अब राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पे अमेंडमेंट कर दी 44th वाली, और जो प्रॉपर्टी वाला राइट था उसको लीगल राइट बना दिया। यानी कि अब ये वायलेशन होता भी है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक्सक्यूज़ होगा। क्या एक्सक्यूज़ होगा? कि फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू डिमोलिश दैट पर्टिकुलर लैंड एरिया। ठीक है, तो फिर ये अब ऐड हो चुका है आपके आर्टिकल नंबर 300A के तहत। वहाँ पे आप क्या पढ़ते हो? दैट इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब ये लीगल राइट बन चुका है। तो 19 क्लॉज 6 पहले हुआ करता था, अब नहीं है ये। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और आती है आपकी, बिज़नेस भी आप कर सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में। तो बिज़नेस भी जब करोगे तो अगेन वायलेशन नहीं होनी चाहिए 19 क्लॉज 3। ये आपका मेंशन है 19 क्लॉज 7 के तहत। ठीक है, तो अब ये छठा जो था ये तो रिमूव कर दिया गया था। तो पार्ट 12 में है अब तो राइट टू प्रॉपर्टी का प्रोविज़न। पार्ट नंबर 12 चैप्टर नंबर जो 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आपको अब आर्टिकल नंबर 300A मिलता है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी जाती है। तो अब इसको फंडामेंटल राइट से ओमिट कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। इसके अलावा एक आर्टिकल 31 हुआ करता था, वो भी प्रॉपर्टी के ही बारे में डील करता था। तो अब जब आप आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे 31 नहीं हम पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ जा चुका है ऑलरेडी, पार्ट 12, और आर्टिकल है यहाँ पे 300A। तो एक 19 क्लॉज F और 19 क्लॉज 6 और सब क्लॉज F, उसके अंडर था आपका पहले राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये दोनों ही आर्टिकल्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। 19 नहीं किया है एमिट, जो 19 क्लॉज 6 था उसको रिमूव करा है। ये देखो ये आ गया 19 क्लॉज 7, जिसमें बोला है कि आप बिज़नेस कहीं भी कर सकते हो थ्रू आउट इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया। तो ये जो 19 वाला आर्टिकल है इसमें पहले 7 प्रोविज़न थे ओवरऑल अगर देखें क्लॉज की फॉर्म में, अब कितने बचे हैं? सिर्फ 6। पर जो कटा है प्रोविज़न वो 19 क्लॉज 6 वाला कटा है जिसमें प्रॉपर्टी की बात करी जाती थी। और आर्टिकल नंबर 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि जो आर्टिकल 19 है ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी है कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो मीडिया ये इतना कुछ बोल जाता है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अगेन आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और साथ में 19 क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो दोनों को मेंशन करा हुआ है आर्टिकल 19 के अंडर, तो जिसके तहत सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आगे रख सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 19, इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो इसके बाद कोऑपरेटिव्स याद रखना है कि उसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड किया था। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 20।
ये वही आर्टिकल है अब जो आपका नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी, नेशनल इमरजेंसी थी आर्टिकल 352, 352 जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 358, 359, जो कहते हैं कि आर्टिकल 358 जैसे बोलता है कि आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे इंक्लूडिंग आर्टिकल नंबर 19। पर 359 क्या पावर देता है कि जो 20 और 21 आर्टिकल हैं ये सस्पेंड नहीं होंगे, ये कॉन्टीन्यूसली सिटीजन्स को दिए जाएंगे। तो देखते हैं अब आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है। तो इसमें जो कन्विक्शन है उसके ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी हुई है। इसके लिए आपको पहले जाननी पड़ेगी टर्म्स। मान लो कोई क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, कोई मर्डर हुआ, पर अभी पता नहीं है कि ये मर्डर किया किसने है कमिट। तो एक केस समझते हैं यहाँ पे कर लेते हैं इसको। चलो जी, ये कोई भी घर है, यहाँ पे एक मर्डर हो जाता है। जो जिसका मर्डर हुआ है उसके फैमिली मेम्बर भी सोए हुए थे, ठीक है, ABCD अज्यूम कर लेते हैं, बी का हुआ है यहाँ पे मर्डर। अब यहाँ पे क्या होगा, डाउट जाएगा, ए के ऊपर डाउट जाएगा, सी के ऊपर डाउट जाएगा, डी के ऊपर डाउट जाएगा। अभी इनमें से हम श्योर नहीं है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, फोरेंसिक की टीम है, दे आर नॉट श्योर अबाउट कि मर्डर एक्चुअल में किया किसने है। तो तब तक ये क्या है, सारे अक्यूज़ हैं जिनके ऊपर शक है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको बस इनके ऊपर डाउट है, शक है, तो तब तक इनको अक्यूज़ बोलेंगे। मान लो कोई सी था, सी ने किया था बी का मर्डर, तो अब ये सी जो है ये अक्यूज़ ना रह के क्या बन चुका है, कन्विक्ट। कन्विक्ट बोलो, परपिट्रेटर बोलो, परपिट्रेटर। तो जब प्रूव हो जाए ना कि इसने क्राइम कमिट किया है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं कन्विक्ट। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यही चीज़ लिखी है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब ज़बरदस्ती आपको कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, ठीक है, अगर जब तक वो प्रूव ही नहीं हुआ है क्राइम आपका, तो तब तक आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तब तक आपको कन्विक्ट नहीं ठहराया जा सकता। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसी वजह से ये वाला आर्टिकल जो है वो सस्पेंड नहीं होता है, याद रखना इस चीज़ को। अब ये जो आर्टिकल 20 है इसके भी फर्दर क्लॉजेज हैं, जैसे क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है। जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की बात करते हैं, इसमें एक वर्ड लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब जो क्राइम कमिट कर दिया है उस क्राइम की सज़ा मिल चुकी है, अब दोबारा आप उस चीज़ को नहीं पनिश कर सकते, मतलब एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। दैट इज़ नो एक्स पोस्ट फैक्टो इम्पोज पेनल्टीज और कन्विक्शन ऑन एक्ट्स ऑलरेडी डन। पनिशमेंट जो होगी वो रूल्स के हिसाब से होगी जो क्राइम कमिट करने के टाइम पे था। एग्जाम्पल, ये जो मर्डर हमने समझा ये हुआ था तारीख 24 अगस्त 2023। मान लो मर्डर के जो प्रोविज़न थे उसका चेंज हो जाता है 25 अगस्त 2023, तो जो पनिशमेंट दी जाएगी वो 24 के हिसाब से दी जाएगी। पर अगर मान लो यहाँ पे पनिशमेंट का जो, जैसे जेल का जो पनिशमेंट था, टाइमलाइन था, वो डिक्रीज़ कर दिया गया, तो फिर पनिशमेंट उस हिसाब से मिलेगी। बिकॉज इंडिया के अंदर जो जेल का प्रोविज़न है, इम्प्रीजनमेंट का जो प्रोविज़न है, उसमें बोला जाता है सुधार घर, सुधारने के लिए लाए हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 कि जिस टाइम पे क्राइम कमिट किया था उसी टाइम के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते, क्योंकि हो सकता है आपको किसी ने ज़बरदस्ती, अभी जैसे केरला वाला केस हुआ है, तो केरला में एक मास मर्डर केस किया है, 6-7 मर्डर करे हैं उस पर्सन ने। जब पुलिस के पास आया तो उसने बोला ये जो 5-6 मर्डर हुए हैं ये मैंने किए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो अपने अगेंस्ट विटनेस बन रहे हैं, तो यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन करना अगेन ज़रूरी तो है ही, एविडेंसेस तो देखे ही जाएंगे। पर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है, आप अपने अगेंस्ट यहाँ पे गवाही नहीं दे सकते, आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते। इसके अलावा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, नो डबल जियोपार्डी। एक मिस्टेक के लिए सिर्फ एक ही बार पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर कोई पर्सन पहले अक्यूज़ था, बाद में उसका क्राइम प्रूव हो चुका है, कन्विक्ट वो बन चुका है, उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, वो वहाँ से जेल से रिहा हो चुका है, उसको यहाँ पे बेल मिल चुकी है, उसके बाद उस पर्सन को अगर कोई कन्विक्ट कहता है तो फिर वो पर्सन क्रिमिनल होगा जो उसको अब कन्विक्ट बोल रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने अपनी मिस्टेक के लिए पनिशमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, अब उसको कोई क्रिमिनल नहीं बोल सकता। तो नो डबल जियोपार्डी का मतलब है कि 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी एक गलती के लिए, एक गलती एक पनिशमेंट। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 20 के
इंपॉर्टेंट वाले प्रोविजंस, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। 20 क्लॉज 1 में क्या बोला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि जो पेनल्टी होगी, पनिशमेंट होगी, वो जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन के रूल्स के हिसाब से होगी। अगले दिन अगर कोई चेंजेस होते हैं, मान लो पनिशमेंट का नंबर इंक्रीज़ कर गया, तो अगर इंक्रीज़ करेगा ना जेल का, मान लो 24 तारीख को इस पर्सन को बोला गया कि तुझे लगभग 50 साल की जेल की सज़ा हो रही है, पर 24 के बाद 25 तारीख को रूल्स बदल गए, उसको तो सुना दी थी 50 साल की जेल की सज़ा, पर 25 को अगर रूल चेंज हो गया और यहाँ पे बोल दिया लाइफ इम्प्रीजनमेंट होगा, तो ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी। पर वहीं पे अगर 25 साल रिड्यूस कर दिया तो ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी, ये भी ध्यान में रखना। और आर्टिकल 20 क्लॉज 2, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनोगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, नो डबल जियो पार्टी, एक गलती के लिए एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 की, पर इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी इतना ही डाइजेस्ट करो जो आपने आर्टिकल 19 और 20 पढ़ा, बिकॉज काफ़ी डेप्थ में हमने देखा है, इनको एज इट इज़ याद रखना है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।